कभी कभी इंसान लालच में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसको अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रह जाता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि कोई इंसान हवस की आग में इस हद तक भी गिर सकता है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं रिश्तों को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक थाना पड़ता है गोला का मंदिर, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है गोवर्धन कॉलोनी, और इसी गोवर्धन कॉलोनी का रहने वाला है अमित रजावत। अमित, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो इंदौर में रहकर एक होटल में नौकरी करता है। अमित की पत्नी का नाम है रश्मि, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। अमित का इकलौता बेटा है सत्यम, जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास, जो बगल के ही आदर्श कॉलोनी में एक कोचिंग में अपनी पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूं मैं 6 जनवरी 2024 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। दरअसल सत्यम हर रोज की तरह अपने कोचिंग में तो जाता है, लेकिन वक्त पर अपने घर वापस नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से उसकी मां रश्मि एकदम से परेशान हो जाती है। उसके बाद रश्मि सत्यम के तमाम दोस्तों के घर पर जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके सत्यम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है, और देखते ही देखते शाम हो जाती है। इसीलिए रश्मि अपनी बहन के बेटे राहुल के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। राहुल, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो आदित्यपुरम में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। राहुल जब अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है, रश्मि को लेकर नजदीकी थाने में जाता है और सत्यम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, साथ ही साथ रश्मि से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी पर शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर तुम्हारा बेटा कहाँ जा सकता है। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हमें शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है। दरअसल सत्यम कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण कर लिया गया है। राहुल जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस राहुल से कहती है कि जो भी बात है साफ साफ बताओ। इस पर राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 2 महीने पहले दरअसल सत्यम की कॉलोनी के 3 लड़के हैं जिनके साथ सत्यम का झगड़ा तकरार हुआ था, और उन 3 लड़कों ने सत्यम की बुरी तरीके से पिटाई कर दिया था। राहुल जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को राहुल की बातों में कुछ ज्यादा दम नजर नहीं आता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर अपने तरीके से सत्यम को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, ना तो सत्यम का कुछ मालूम चलता है और ना ही वो अपने घर पर पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, राहुल फिर से अपनी मौसी को लेकर थाने में जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगता है कि आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल जब पुलिस के ऊपर दबाव देता है, बावजूद इसके पुलिस ना तो उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और ना ही उनसे पूछताछ करती है। इसीलिए राहुल अपने इलाके के 2-4 राजनीतिक लोगों से जाकर मुलाकात करता है और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डलवाने लगता है। पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ता है, आखिरकार पुलिस उन तीनों लड़कों को थाने में बुलाती है और उनसे सत्यम के बारे में कई तरह के सवाल करती है, जिससे पुलिस को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि वाकई में ये तीनों लड़के सत्यम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से पुलिस इन तीनों लड़कों को छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, आखिरकार 10 जनवरी 2024 को सुबह सुबह जौरा थाने के अंतर्गत एक गांव कुरावली की नहर में एक लड़के की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। क्योंकि इधर सत्यम की गुमशुदगी की रिपोर्ट तमाम थानों में सर्कुलेट कर दिया गया था,
इधर जौरा थाने की पुलिस को जैसे ही वो डेड बॉडी बरामद होता है, इस बात की जानकारी गोला के मंदिर के थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही रश्मि और उसके बेटे राहुल को लेकर थाने में पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को रश्मि को दिखाती है। रश्मि जब उस डेड बॉडी को देखती है, देखकर शिनाख्त कर लेती है। दरअसल मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सत्यम ही था। रश्मि जैसे ही अपने बेटे को मृत अवस्था में देखती है, देखकर चीख चीख कर रोने लगती है। उसके बाद पुलिस इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले आदर्श कॉलोनी में जाती है, जहां पर सत्यम अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पुलिस जब सत्यम के कोचिंग में जाती है तो मालूम चलता है कि सत्यम 6 जनवरी को अपने कोचिंग में आया ही नहीं था। दरअसल इससे पहले राहुल पुलिस को बता चुका था कि मैं खुद सत्यम को अपनी कार से उसकी कोचिंग के बाहर छोड़कर आया हूं। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि सत्यम अपनी कोचिंग में नहीं आया था, अब पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सत्यम जिस कोचिंग में पढ़ता था उसके आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो उस सीसीटीवी में ना तो राहुल दिखाई देता है और ना ही कहीं उसकी कार दिखाई देती है, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद राहुल सत्यम के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानता होगा। इसीलिए पुलिस अब राहुल को अपनी हिरासत में लेकर थाने में आ जाती है और फिर राहुल से सत्यम की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो राहुल इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार राहुल मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राहुल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। सत्यम के पिता अमित जो इंदौर में रहकर अपनी नौकरी करता है, लेकिन इस घटना से ठीक 3 महीने पहले अमित का पूरा परिवार इसी आदित्यपुरम के एक किराए के फ्लैट में रहता था, जहां पर रश्मि अपने बेटे सत्यम के साथ रहती थी और सत्यम वहीं से आदर्श नगर कॉलोनी में अपनी पढ़ाई करता था। दरअसल राहुल जो रश्मि की दूर के रिश्ते में लगने वाली बहन का बेटा है और मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है। इसीलिए राहुल भी अक्सर सत्यम से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर आता जाता रहता था। लेकिन राहुल जैसे ही ग्वालियर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद राहुल भी इसी आदित्यपुरम में आ जाता है और एक किराए का कमरा लेकर वहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन आदित्यपुरम में जब किराए के कमरे में रहता है, एक दिन रश्मि अपने पति के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि क्यों ना राहुल को अपने ही घर पर रख लेते हैं, क्योंकि राहुल अगर हमारे घर पर रहेगा तो सत्यम को भी पढ़ाई में काफी हद तक मदद करेगा। रश्मि जब इस तरह की बातें कहती है, अमित भी राहुल को अपने घर पर रहने के लिए इजाजत दे देता है। उसके बाद राहुल अपनी मौसी के साथ ही रहने लगता है। इधर अमित जो इंदौर में अपनी नौकरी करता है, 4 या 6 महीने में 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर पर रहता है और अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन अमित जब 1 सप्ताह अपने घर पर रहता है, चाहकर भी अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दे पाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब 1 सप्ताह के बाद जिस दिन वापस इंदौर जाने के लिए तैयार हो रहा था, रश्मि उसी दिन ही अपने पति से झगड़े तकरार करने लगती है। पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार हो रहा था, राहुल भी वहीं खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहा था। अमित जब वापस इंदौर चला जाता है, राहुल अपनी मौसी से पूछता है कि तुम मौसा जी से झगड़ा तकरार क्यों कर रही थी। इस पर रश्मि आगे पीछे कुछ नहीं सोचती है और राहुल को तुरंत ही जवाब देती है कि जब तुम शादी कर लेना, अपनी पत्नी से कभी दूर मत जाना। जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर राहुल को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार उसकी मौसी मौसा से झगड़ा क्यों कर रही थी। राहुल को जैसे ही अपनी मौसी की कमजोरी मालूम चल जाता है, कहीं ना कहीं राहुल की भी
नीयत खराब हो जाती है। दरअसल उसके बाद राहुल जब भी अपनी मौसी की तरफ देखता है काफी अजीब निगाहों से देखता है, जिसे देखकर रश्मि को भी समझने में देर नहीं लगती है कि राहुल उससे चाहता क्या है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब एक दिन मान मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती हैं और रश्मि के घर के अंदर ही रश्मि और राहुल के बीच में प्रेम प्रसंग के साथ साथ अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद रश्मि इस प्रकार से खुश रहने लगती है कि उसके बाद जब भी उसका पति उसके घर पर आता है अब रश्मि और राहुल इंतजार करने लगते हैं कि आखिरकार अमित वापस कब जाएगा। दरअसल रश्मि का राहुल के साथ जब इस प्रकार से रिश्ता कायम हो जाता है इस बात की जानकारी अमित को कभी मालूम नहीं चलता है, क्योंकि रश्मि का बेटा सत्यम जब अपनी कोचिंग चला जाता है उसके बाद रश्मि राहुल को अपने घर के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है इस तरह का नजारा जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं लोगों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और धीरे धीरे ये बातें अमित के कानों तक भी पहुंच जाती हैं। अमित को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है जब वो अपने घर पर पहुंचता है अपनी पत्नी को काफी फटकार लगाता है, साथ ही साथ आदित्यपुरम से अपना घर खाली कर देता है और इसी गोवर्धन कॉलोनी में आ जाता है। किराए का एक फ्लैट ले लेता है जहां पर रश्मि अपने बेटे के साथ रहने लगती है। साथ ही साथ अमित राहुल को हिदायत देकर जाता है कि आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अपने बेटे सत्यम से भी कहकर जाता है कि अगर राहुल कभी हमारे घर पर आता है तो तुम मुझे जरूर बता देना। रश्मि जब गोवर्धन कॉलोनी में आकर रहने लगती है इस वजह से रश्मि और राहुल की कभी मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आखिरकार राहुल से जब बर्दाश्त नहीं होता है एक दिन हिम्मत जुटाकर रश्मि से मुलाकात करने के लिए सुबह सुबह राहुल उसके घर पर चला जाता है। लेकिन राहुल जब रश्मि के घर पर पहुंचता है उस समय रश्मि का बेटा सत्यम घर में मौजूद नहीं था। इतने दिनों के बाद रश्मि जब राहुल को देखती है देखकर इस प्रकार से खुश हो जाती है कि तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले जाती है और दोनों अपनी हसरतों को पूरा करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों की हवस पूरी हो पाती थोड़ी देर में सत्यम अपने घर पर पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। रश्मि और राहुल जब अपने सामने सत्यम को देखते हैं देखकर एकदम से डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल सत्यम को लेकर मार्केट में जाता है और उसे कुछ खिलाता है और खिलाते हुए ही सत्यम से कहता है कि इस बारे में तुम अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना कि मैं तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारी मम्मी से मिला था। इस पर सत्यम राहुल को जवाब देता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। इस पर राहुल भी सत्यम से कहता है कि जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इस पर राहुल सत्यम से कहता है कि फिलहाल मुझे 2000 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है। राहुल तुरंत ही 2000 रुपए निकालकर सत्यम को दे देता है। सत्यम को मार्केट में ही छोड़ देता है और सीधे रश्मि के घर पर पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि सारे मसले का हल हो गया है। दरअसल सत्यम हमारे बारे में कभी भी तुम्हारे पति से नहीं बताएगा। उसके बाद राहुल जब भी रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है सत्यम जब घर में होता है कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। समय बेहतर तरीके से गुजरता है क्योंकि सत्यम भी इधर राहुल से बदले में तरह तरह की डिमांड करने लगता है। एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए एक मोबाइल खरीद कर दे दो। मोबाइल की जब डिमांड करता है राहुल तुरंत ही मार्केट में जाता है और सत्यम के लिए 20,000 का एक मोबाइल खरीद कर लाकर सत्यम को दे देता है। लेकिन धीरे धीरे सत्यम का लालच बढ़ना शुरू हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन सत्यम राहुल से कहता है कि मेरे लिए एक बाइक खरीद कर दे दो। बाइक की जब डिमांड करता है ये सुनकर राहुल भी एकदम से परेशान हो जाता है।
वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार 1 लाख रुपए की बाइक खरीद कर सत्यम को कैसे दे सकता है, क्योंकि राहुल चाहकर भी 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता था। अब राहुल को डर सताने लगता है कि अगर मैंने सत्यम को बाइक खरीद कर नहीं दिया, उसके और रश्मि के बारे में जो कुछ भी बातें हैं वो सब कुछ अपने पिता से बता देगा। राहुल इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे सत्यम को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है, लेकिन इस बारे में रश्मि से कुछ नहीं बताता है। 6 जनवरी 2024 की सुबह सुबह राहुल जब रश्मि से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर जाता है, उस वक्त सत्यम भी अपने घर पर ही मौजूद था। राहुल सत्यम से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिल लेता हूँ। लेकिन सत्यम राहुल से कहता है कि पहले मेरे लिए बाइक खरीद कर लाओ। इस पर राहुल सत्यम से कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ और फिर हम बाइक खरीदने के लिए मार्केट में चलते हैं। सत्यम अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद राहुल रश्मि को लेकर कमरे में जाता है, अपनी हवस पूरी करता है। थोड़ी देर के बाद राहुल जब रश्मि के घर से निकलता है, अपनी कार लेकर बाहर आता है और सत्यम को अपनी कार में बिठा लेता है। वहां से सीधे जौरा पहुंच जाता है। दरअसल जौरा में ही राहुल की बुआ का एक बेटा है जिसका नाम है सुमित। राहुल अपने षड्यंत्र में सुमित को भी शामिल कर चुका था। हालांकि सुमित इस काम को करने के लिए राहुल के सामने एक शर्त रख देता है। सुमित ने राहुल से कहा था कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो फिर तुम मुझे रश्मि के साथ कुछ पल बिताने का मौका दोगे और इस बारे में तुमको खुद ही रश्मि से बातचीत करना होगा। राहुल सुमित की ये शर्त मान चुका था। राहुल सत्यम को लेकर सीधे सुमित के घर पर जाता है, सुमित को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और फिर तीनों इसी कुरावली गांव के बगल नहर किनारे पहुंच जाते हैं। दरअसल राहुल सत्यम से कहता है कि मैंने जिसको कर्ज दिया था वो मुझे पैसा लौटाने के लिए यहीं पर आएगा। नहर किनारे पहुंचने के बाद जैसे ही वहां पर सुनसान जगह देखता है, मौका देखकर राहुल और सुमित दोनों मिलकर सत्यम को नहर के अंदर धक्का दे देते हैं। दरअसल सत्यम को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से पानी में डूबकर सत्यम की मौत हो जाती है। सत्यम की जब मौत हो जाती है, उसके बाद राहुल और सुमित वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में राहुल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राहुल की निशानदेही पर उसकी बुआ के बेटे सुमित को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सत्यम की मां रश्मि को मालूम चलता है तो उसको भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि राहुल ने इस हद तक अपने कदम को बढ़ा लिया था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।